हमारे लिए इंडिया की सबसे मतलब आप कह सकते हो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कारण से होता क्या है, इसके कारण से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे यहां पर लो क्वालिटी एजुकेशन आपने दी, साथ ही जनरल एजुकेशन आपने दे दी, उससे उनको जॉब नहीं मिलेगी। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहां पर जो व्हाइट कॉलर जॉब है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि अच्छी उसकी सिविल सर्विसेज में जॉब लग जाए। अच्छा, वो हर एक पर्सन ये चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हर एक पर्सन का डिमांड है कि ऐसी जॉब उसको लगे कि सीट पे बैठे, कॉलर भी गंदी ना हो। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब जिसमें रेपुटेटेड जो जॉब होती है, सब वही करना चाह रहे हैं। इस होड़ में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन के अंदर केवल मार्क्स, नंबर के पीछे भग रहे हैं लोग सारे। इससे होता क्या है, केवल आपको नंबर ही मिलते हैं, आप एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हो। आप पास होते हो, आप अच्छे नंबर गेन कर लेते हो, बट वो जो एजुकेशन आपको मिलती है, जो एजुकेशन आप गेन करना चाहते हो, वो आपको नहीं मिल पाती। ठीक है, जो अच्छी आपको लर्निंग है, सीख है, जिसका मेन इंटेंशन, ये सारी चीज सिखाने का मेन इंटेंशन आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना होता है, वो चीज नहीं हो पा रही है। ठीक है, और साथ ही वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो हर जगह पर लेबर भी अगर चाहिए उनको तो हाई स्किल्ड लेबर चाहिए, उसकी डिमांड है। और हमारे यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहां पर लो स्किल और लिटिल स्किल्ड लेबर मिलते हैं। हमारे यहां तो डिमांड ही नहीं है। हमारे यहां तो ऐसा आदमी चाहिए आपको जो फिजिकली हार्ड वर्क कर सके, जबकि वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो दे वांटेड फिजिकल हार्ड वर्क के साथ साथ मेंटल एबिलिटीज उसमें हो। ठीक है, वो स्मार्ट वर्क कर सके, ये सारी चीजें हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है ऐसे लोगों को जो केवल और केवल मार्क्स गेन करने की मेंटेलिटी वाले हैं। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा, आप बिलीव करो लास्ट ईयर के नंबर अगर आप देखते हो तो कितने बच्चों के 90% से ऊपर हैं। चलो छोड़ो ना, कितने बच्चे के ऐसे हैं जिसके 95 से ऊपर हैं। कंपटीशन का लेवल देखो आप। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये नंबर आपके लिए मैटर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अवेलेबल एजुकेशन, लर्निंग आपके लिए मैटर नहीं कर रही है। लर्निंग जरूरी है, सीखना जरूरी है, तो वो सारी चीजें वहां कमी होती है हमारे देश में। सो ये एक बहुत बड़ी मास प्रॉब्लम है हमारे सामने, देश के सामने, कि हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं ओवर गुड रिजल्ट्स, अच्छे मार्क्स, लेकिन हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाए, जिससे कि जो यूथ है एटलीस्ट वो बेरोजगार ना रहे। लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो हर साल पास होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिल पाती अच्छी, या उनकी जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उनके पहले बहुत सारे लोग वहां पर अवेलेबल हैं। एक इस तरह का कंपटीशन क्रिएट हो चुका है कि कम पैसों में भी काम करेंगे, मतलब जिनकी क्वालिटी है, जितनी एबिलिटी है, उससे भी कम पैसों में काम करने को तैयार है। एक टाइप का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। सो सिचुएशन यही है। द थिंग इज, आपने क्या किया, आपने कैसे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू लोगों को आप एजुकेटेड कर रहे हो, जिससे कि आगे चल के वो एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स यहां पर बताए गए हैं। लेट्स हैव अ लुक। पहला मेजरमेंट है कि यहां पर हमें जरूरत है कि हम ये जो हमारा यूथ है, हमारा ये जो ह्यूमन मास है, इस मैन पावर को हम सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज करें। इसके लिए जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो रियलिस्टिक हो, बातों में ना हो, केवल वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। जो भी अलग अलग इकोनॉमिक के सेक्टर में जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उन्हें एजुकेशन साथ ही ट्रेनिंग्स दी जाए। साथ ही स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज या जो दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पर भी इसी अकॉर्डिंग टू नीड, उस हिसाब से उनको डिजाइन किया जाए और उसी हिसाब से उनको ट्रेन किया जाए। Education should be made vocational so that the adult can find a suitable job immediately after he or she leaves the school or college. इस तरह की एजुकेशन सिस्टम हो जैसे ही आपने स्कूलिंग या अपनी कॉलेजिंग कंप्लीट की, तुरंत आपको उसके बिहाफ पे ही जॉब मिल जाए। आज आप देखो, इफ यू आर सिंपली हाई स्कूल पास्ड पर्सन, अगर आपने केवल 12th क्लास पास किया और अचानक से आप जॉब ढूंढने जाते हो तो पॉसिबल ही नहीं है जॉब मिल जाना आपको। क्यों? या तो हो सकता है आप किसी दूसरे एक सेगमेंट में स्पेसिफिकली बहुत अच्छे क्वालिफाइड हो, बट अगर आपने सिंपल कॉलेज करा है और सिंपल आपने स्कूलिंग की है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको लेबर का वर्क मिल सकता है, क्योंकि वहां पर फिजिकल वर्क की जरूरत होती है, स्किल उनको चाहिए नहीं होती। तो हमारी गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेशन चलाए, प्रोग्राम चलाएं, जैसे कि आप पास हो जाएं जिसमें तुरंत आपको जॉब मिले। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहां पर देखिए,
हायर एजुकेशनल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ मीनिंगफुल फ्यू। मतलब इसने कहा कि आपने एजुकेशन देन एजुकेशन देन एजुकेशन, काफी लेवल पे जाकर के आपने एजुकेशन गेन कर ली। अब इससे क्या हो रहा है, ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा, ये रियलिस्टिक भी नहीं है। तो अगर आपको रियलिस्टिक करना है तो एजुकेशन इज एट दैट डिफरेंट लेवल शुड बी हाई क्वालिटी एंड रिसर्च ओरिएंटेड। कि जो भी आप एजुकेशन गेन कर रहे हो, आप एग्जाम पास करते हो डिग्री आ जाती है, सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, एग्जाम पास करते हो डिग्री सर्टिफिकेट्स, बट प्रॉब्लम क्या है, दैट एजुकेशन इज नॉट हाई क्वालिटी एजुकेशन। वो उस पर कोई रिसर्च ही नहीं है, आपके पास केवल कागज के टुकड़े आ रहे हैं। ओके, सो इन शॉर्ट जितने भी यूनिवर्सल एजुकेशन हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो यहां पर मतलब उसके स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएं। आप केवल लोगों को पास करने के लिए नहीं पढ़ाएं, जरूरत होती है कि उनके अंदर आप नॉलेज इंपार्ट करें। तो यहां पर काम स्टार्ट होता है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, कि कुछ ऐसा पढ़ाओ जिससे कि वास्तव में उनको आगे चल के बेनिफिट मिले। आपने एक बंडल ऑफ बुक्स दे दिया उनको एंड नाउ दे आर स्टडिंग एंड कॉन्टिन्यूसली वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि उन्हें अच्छे एग्जाम मतलब अच्छे नंबर से पास होना एग्जाम्स में, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट वे। ठीक है, लाइफ के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है एंड यू कैन नॉट गेट द जॉब्स एज वेल, आपको उसके हिसाब से जॉब भी नहीं मिलेगी। ऐसे कहा जाता है कि जैसे अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग करते हैं कॉमर्स के, स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स वाले जो हैं वो अकाउंटिंग सेक्शन में जाते हैं। आजकल देखो आप सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है, तो आप अकाउंटिंग आपने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, इफ़ यू नो द कंप्यूटर, इफ़ यू नो द सॉफ्टवेयर्स, जैसे एक टैली एक सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसको आप जानते हो तो जो अकाउंट उसने 5 साल पढ़ी होती है, 3 साल अपने कॉलेज में और 2 साल अपने स्कूल में, और उसके बाद में सिंपली ग्रेजुएट हो जाता है। अगर किसी ने टैली भी पढ़ी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली 3 महीने का कोर्स है, टैली करने के बाद 5 साल वाला जो काम कर रहा है हाथ से, वो 3 साल वाला काम मतलब 3 महीने वाला काम कर लेगा कंप्यूटर से, और उसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी क्योंकि सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन है, ऐसी जॉब का कोई फायदा नहीं है, ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपने स्पेसिफिकली कोई चीज सीखी ना हो, या फिर स्पेसिफिकली कोई चीज सीखी हो लेकिन आपको जॉब ना मिली हो। तो दोनों ही कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं कि आपको किन किन तरीकों से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, एक और चीज है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके हिसाब से अगर हमें एजुकेशन पॉलिसीज में सुधार करने हो या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना हो तो कौन से स्टेप हमें लेने चाहिए। एक अभी थोड़े टाइम पहले एक कंपटीशन हुआ था छोटे से लेवल पर, मतलब छोटे से लेवल तो क्या कहूँगा, स्टेट लेवल पे हुआ था। उसमें क्या किया था, आपसे राय ली गई थी स्टूडेंट से। जैसे भी जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उस दौरान चला था, आपसे राय पूछा गया था कि हमारी एजुकेशन को और बेहतर कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपनी राय बतानी है कि हम एजुकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, साथ ही एजुकेशन इस तरह की दें जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आपके पास में क्या सजेशंस हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। यहां पर नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मैंने बताया आपको 2 टाइप से है, आपका रिप्लेसमेंट हो जाए टेक्नोलॉजी के थ्रू, पहली चीज तो ये। ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका रिप्लेसमेंट हो जाए, या उस टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट ना कर पाओ, एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप सीख ही ना पाओ, जान ही ना पाओ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी से सो फ्रेंडली दे आर नॉट। सो ऐसे में टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण, या टेक्निकल साउंड ना होने के कारण वो क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी चीज, जैसे लेबर वर्क है, उसकी जगह किसी मशीन ने ले ली हो, तो ऐसे में अगर कोई भी पर्सन ड्यू टू टेक्नोलॉजी, या तो उसको ना आने के कारण या उसकी रिप्लेसमेंट के कारण, मतलब उस पर्सन को रिप्लेस कर दिया मशीन ने, तो ऐसे में इन दोनों ही को क्या क्या कहा गया है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस के कारण होता है, इसको टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कंप्यूटर ने लगातार लेबर्स की जो नीड है उसको कम कर दिया है, और ये एक तरीके का टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, विच इज मैग्नीट्यूड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अच्छा, उसके पहले एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, देख लो कौन कौन से टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया सीजनल, तीसरा बताया स्ट्रक्चरल, चौथा मैंने आपको बताया एजुकेशनल, और पांचवा मैंने आपको बताया टेक्निकल। तो ये पांचों आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको थ्योरी फॉर्म में समझा दिया, प्रैक्टिकल भी आपको एग्जांपल्स देके बता दिए, तो ये सारी चीजें आ जाए तो
मार्क्स आपके पूरे में से पूरे आने चाहिए। इट इज मोस्ट। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बताओ भैया इस कंडीशन में एक पर्सन अनएम्प्लॉयड हो गया है, इनमें से कौन सा कॉज है, कौन सा तरीका है या कौन सा टाइप है जिसके कारण वो अनएम्प्लॉयड हुआ है। तो इनको पांचों के बारे में जब पता होगा तभी तो आप एग्जाम्पल बता पाओगे कि ये इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, करें शुरू। नेक्स्ट देखते हैं। सो मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कि देयर आर टू वेज बाय विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड। पहली चीज, कौन से ऐसे वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप देश के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इसको मेजर कर सकते हो। तो पहला है, द फर्स्ट वन इज थ्रू द कंडक्टिंग सैंपल सर्वे एंड पॉपुलेशन सेंसस। कि आपने देश की जनगणना कराई, उसमें आपने सैंपल कलेक्टिंग किया और ऐसे में सैंपल कलेक्टिंग में आपको पता चला कि इतने तो रोजगार हैं और इतने बेरोजगार हैं, तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो। दूसरा, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसके पास में सारी नॉलेज है। ठीक है, वो जितनी भी कंपनियां हैं हमारे यहाँ पर उन सभी से वो डील करता है, उन सभी से पता करता है कि कितने लोग आपके यहाँ पर एम्प्लॉयड है। मतलब सारा डेटा एक तरीके से वो कलेक्ट करता है कि कितने एम्प्लॉयड हैं, किस सेक्टर में है, प्राइमरी में है, टर्शरी में है, सेकेंडरी में है, वो सारा डेटा वो अपने पास रखता है। तो हालांकि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलती, प्रोबेबिलिटी यहां पर भी होती है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलती। दिस इज द रीजन कि हम केवल सिर्फ एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने हमें डेटा दिया है उसके बिहाफ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें गेन हुई है उस इंफॉर्मेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि कितने लोग हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर जो सेंसेस होती हैं उसके हिसाब से भी, जनगणना होती है उसके हिसाब से भी आप ये पता लगा सकते हो कि कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने हेल्दी हैं, कितने अनहेल्दी हैं, कितने जॉब ओरिएंटेड हैं, जॉब के लायक हैं, या आप ये मान सकते हो जॉब पर हैं, और कितने जॉब करने लायक नहीं है, डिसेबल्ड हैं, या जिनको जॉब नहीं मिली, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये सारी चीजें पता कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भारत में, इसको देखते हैं। तो भाई सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये जान जाओगे कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा कॉज है। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी तो ये बात मान के चलो आप चाहे कितनी भी जॉब आप क्रिएट कर दो वो हमेशा कम रहेगी। आप देखो 2011 की अगर बात करें तो 2011 का ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि वी वर 121 CR, और 2021 के हिसाब से जो इसका ग्रोथ रेट था ना उसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो वी वुड बी आई थिंक 142 करोड़ ऐसा माना गया था। हालांकि इतना तो नहीं होगा बट हाँ, हम 140 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। तो तुम सोचो ना कि ग्रोथ रेट हमारी जितनी है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा है कि इतनी तो जॉब क्रिएट ही नहीं होती, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड ही तो रहेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हमारी बहुत ज्यादा है जिसके कारण से लोग चाह करके भी एम्प्लॉयमेंट नहीं गेन कर सकते। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तुम जानते हो इस बात को कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा। जीडीपी के अंदर मैंने आपको बताया 13 से 15% पार्टिसिपेशन है केवल, एंड द पीपल अप्रोक्सीमेटली इंगेज इन दिस 50%। कैन यू इमेजिन, 50% से भी ज्यादा लोग इंगेज, और दे कितने रहे, 13 से 15%। दैट इज वाई ओवरली डिपेंडेंट है हम किस पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और ये बात आपको जानना जरूरी है कि भैया कोई भी डेवलप्ड जो नेशन होता है ना, वो डेवलप्ड नेशन तब बन सकता है जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को तो कम करो और अपने सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा करो। जिस भी देश की इंडस्ट्री ज्यादा तेजी से डेवलप होती है, ग्रो होती है, वही देश डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ सकता है। जैसे चाइना को देखो आप, चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, दैट इज वाई वो डेवलपिंग स्टेज पर है, काफी ज्यादा वो एरिया में या अपनी इकोनॉमी को लेकर के डेवलप्ड है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, और यहां पर जो लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको सीयू करना पड़ेगा, बाय बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटा जी कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गांव में लोगों के पास में और कोई जॉब ही नहीं है, उनके पास खेत है तो उस खेत का करेंगे क्या, खेती करेंगे, और उसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते हो। ऐसी कंडीशन में आपको जरूरी है कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज चल सके, लोग उस एग्रीकल्चर से निकल के भी कुछ काम करें। क्या होता है, घर के अंदर एक खेत है, खेत के अंदर अब क्या है, एक बाबूजी हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसे में अब घर के अंदर जो बाकी के लोग हैं वो क्या करेंगे, घर में बैठे हैं, वेले हैं, तो चलो खेत में काम करें। तो ऐसे में आपने क्या किया, उस ह्यूमन पावर को वेस्ट कर दिया। अब वो व्यक्ति जो शायद और कुछ कर सकता था, आपने उसको एंगेज कर दिया उस खेत में। ठीक है, सो यहां पर कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाओ, सो दैट द पीपल कैन डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स
कि वो कुछ भी अपनी लाइवलीहुड को गेन करने के लिए कुछ जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है या आप केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सो उससे दूर होने के लिए, उससे बचने के लिए हम इन चीज़ों की हेल्प ले सकें, तो इनको सेटअप करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एग्रीकल्चर में आप जुड़े हुए हो, एग्रीकल्चर में जुड़े होने के कारण यू आर नॉट हैविंग एनी अदर रिसोर्सेज, अदर टाइप ऑफ जॉब्स। एग्रीकल्चर के अंदर जुड़ने के बाद में आपके साथ में दिक्कत ये हो जाती है कि आप कोई दूसरा काम कर भी नहीं पाते। तो ऐसे में, और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडस्ट्रीज इतनी है ही नहीं, आप काम करना भी चाहो तो भी इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम काम आजकल किससे हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। तो जरूरी है कि लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, जरूरी है लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज की ओर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम गेन करें, सो दैट जो सरप्लस प्रोडक्ट हमें प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो। आप जब उनसे ज्यादा यूटिलाइजेशन के लिए वो प्रोडक्ट खरीदोगे तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा उस चीज को ज्यादा अच्छे से यूज करने के लिए, अपने लैंड एरिया को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो जरूरी है हमें ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। जैसे ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगी, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हमारे यहाँ स्लो है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेगी। एंड इवन जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि जीडीपी में पार्टिसिपेशन केवल 13 से 15% है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट के डिसएडवांटेजेस। क्योंकि सिंपल टॉपिक है तो मैं ज्यादा टाइम इस पे खराब आपका नहीं करूंगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? अरे भैया, सबसे बड़ा वेस्टेज है रिसोर्सेज का, ये पहला अनएम्प्लॉयमेंट और सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो रहे हो, चाहे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसको यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज वेस्टेज। सो अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, सो ये ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा वेस्टेज है। सो पहली चीज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बढ़ते हैं या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब जब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, लोगों को जॉब नहीं है, तो दूसरा कॉज बन गया कि जॉब नहीं है तो पॉवर्टी सर्कल में रहेंगे, वो पॉवर्टी साइकिल का पार्ट रहेंगे। ठीक है, याद करो सकल और विलास वाला एग्जांपल, दोनों ही गरीब थे, एक को एजुकेशन मिली, अच्छी जॉब मिल गई, तो वो पॉवर्टी साइकिल से बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे में गरीबी बढ़ेगी इफ यू आर नॉट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देमसेल्फ। गॉट इट? तो पॉवर्टी भी इसका एक डिसएडवांटेज है और एक रिजल्ट है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। आपने किसी को जॉब नहीं दी, या ठीक है आप कैपेबल नहीं है उनको जॉब देने के लिए, तो व्हाट विल हैपन, द कंडीशन वुड बी कि वो लोग बेरोजगार रहेंगे, और जो लोग बेरोजगार हैं तो ऑब्वियसली आपके रिसोर्सेज तो यूज करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे तो सही। तो ऐसे सरकारी स्कूल हैं बहुत सारे, सरकारी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर उनका इलाज ही करते रहेंगे, आप एजुकेशन देते रहेंगे और हेल्थ फैसिलिटीज देते रहेंगे, बट आगे चल के वो प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आपने मौका नहीं दिया। तो ऐसे में वो पॉपुलेशन आप पे डिपेंडेंट हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, यहां पर ये जो पॉपुलेशन होगी वो आप पे डिपेंडेंट होगी। सो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, और अगर ये अनएम्प्लॉयड रहे तो ऑब्वियसली दे वुड बी डिपेंडेंट। और लास्ट है, जब किसी के पास में जॉब नहीं है, किसी के पास में अर्निंग सोर्स नहीं है, तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा हो सकता है? ऑब्वियसली उसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, वो काफी पुअर क्वालिटी का होगा। तो अगर किसी का लाइफ स्टाइल पुअर क्वालिटी का है तो आसपास का सिनेरियो उसी हिसाब से होगा, और आसपास का सिनेरियो उसी हिसाब से है तो कहीं ना कहीं नेशन का जो इमेज होता है वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसने कहा अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड गेन नहीं कर पाएगा, अच्छा हेल्दी लाइफ वो गेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो दैट यहां पे अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ योर पॉपुलेशन, तो इट इज नीडेड कि आप लोगों को जॉब दे सकें, अर्निंग सोर्सेज उनके लिए क्रिएट कर सकें। सो ये था हमारे लिए डिसएडवांटेजेस जो हमने देखे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो होते हैं। सो अगर आप इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट को आपको दूर करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा डिपेंडेंट इंडिकेटर होता है जो कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बैक पुश करता है, और यहां पर हमारे रिसोर्सेज का वेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसको जरूरी है कि आप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें। इवन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो हम लोगों को खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट स्किल्स
हम जनरेट कर पाए, एंटरप्रेन्योर्स बन पाए, जिससे कि खुद को भी रोजगार मिले और दूसरे को भी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स। तुम खुद से जानते हो कि हमारे यहां पर जो पॉपुलेशन है वो 3 सेक्टर से इनकम गेन कर रही है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी या सर्विस सेक्टर। तो कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? हालांकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमारे यहां पर जो एम्प्लॉयड पर्सनैलिटीज हैं, जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा जुड़े हुए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और कंडीशन क्या आ रही है, देखिए भैया, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे ज्यादा यहां पर लेबर है अवेलेबल, एंड दिस सेक्टर इज रियली हैविंग दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने चाहिए उससे कई ज्यादा अवेलेबल हैं। सो द प्रॉब्लम इज हमारे यहां सरप्लस लेबर है, जो शायद अगर सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में मूव कर जाए तो कंडीशन बदल सकती है। हमारे यहां पर जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, बिकॉज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे यहां ज्यादा नहीं है। सो यहां पर जरूरत होती है कि जो लेबर है उस लेबर को इस तरह का जॉब मिले, सो दैट दे कैन इंक्रीज देमसेल्फ एंड कंपनी एज वेल। तो जरूरी है कि सेकेंडरी सेक्टर में जॉब एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टर्शियरी सेक्टर में भी बहुत है। आज आप देखो, चाहे ऑटो चलाने वाले हों, कैब चलाने वाले हों, फूड डिलीवरी करने वाले लोग हों, या कोई भी ऐसा पर्सन, शॉप्स देख लो कितनी सारी खुल गई है। तो ये सारे क्या है? ये टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं है उनके पास, लैंडलेस है, तो ऐसे में, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर उनके पास में पढ़े लिखे हैं तो और कुछ तो करेंगे, वो लेबर का काम तो करेंगे नहीं। सो ऐसी कंडीशन में उनके पास में एक ही चीज बचती है कि वो अपनी सर्विसेज दे सकें। गॉट इट? तो वो केवल अपनी सर्विसेज दे सकें, सर्विस दे सकते हैं, ये मान के चलो। तो ऐसे में वो किसका पार्ट बन जाते हैं? टर्शियरी सेक्टर का। गॉट इट? टर्शियरी सेक्टर का पार्ट बनना उनका एक तरीके से नीड भी है और एक तरीके से वो जरूरत भी है। उनके लिए सबसे कंफर्ट जोन वही है। जॉब नहीं मिल रही तो क्या करेंगे? छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में दिया हुआ है और मिल रहा है किसी को, हमारी पॉपुलेशन को स्पेशली, तो दैट इज टर्शियरी सेक्टर। लोग छोटी छोटी शॉप्स खोल के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस भी और शोरूम्स भी बन जाते हैं उनके, या फिर कोई भी टाइप का जो भी उनके पास में स्किल है, उस स्किल के बेसिस पे लोगों को वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली वो अपने लाइवलीहुड को गेन कर पा रहे हैं थ्रू द टर्शियरी सेक्टर। तो ये है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो। मैक्सिमम लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर में, बट दे आर नॉट हैविंग गुड लाइवलीहुड फ्रॉम देयर। सेकेंडरी सेक्टर में होना चाहिए बट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं उसको, और जितने लोग हैं वो जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट, टर्शियरी सेक्टर में लगातार बदलाव होता जा रहा है, एक हिस्टोरिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर टू टर्शियरी, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया से आप कैसे निकाल सकते हो। दिस इज अ लास्ट टॉपिक फॉर द डे, कि रूरल एरिया से अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो व्हाट थिंग्स यू नीड टू डू। वन, सबसे फॉरमोस्ट चीज, जो लोग जिनके पास जमीन है केवल वो इससे हटके सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप सोचने पर मजबूर करो। कैसे? कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सको, कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप करो। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके अलावा भी ऑप्शंस होंगे लोगों के पास में जॉब के, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो फॉर श्योर लोग क्या होंगे? इंगेज होंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि खेती तो करेंगे ही करेंगे, बट जैसे मैंने कहा था ना 10 की जरूरत है बट 15 काम कर रहे हैं, तो 15 काम नहीं करेंगे, 10 ही काम करेंगे। 5 लोग इन जगहों पर जा सकते हैं, इन इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं और पैसा गेन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या करना है बच्चा जी? हमें इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन दी जाए। ऐसा देखा जाता है कि गांवों के अंदर जो मैक्सिमम लोग होते हैं टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, जिसके कारण से वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को टेक्निकल नॉलेज दी जाए। तो ऐसे में होगा क्या? दैट पीपल जो ये सोचता था कि मैं ये काम नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास में इस चीज की नॉलेज नहीं है या मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा, तो वो लोग भी क्या होंगे? थोड़ा करेजियस होंगे और दूसरे सेक्टर में जाकर के काम करने का सोचेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्रमोट किया जाए सप्लीमेंट वर्क लाइक एनिमल रियरिंग, हॉर्टिकल्चर, या आप ये मान के चलो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी काम है उससे हट करके। आप याद करो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट के, जैसे प्राइमरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैंने ये बोला था प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाली चीजों को आप कन्वर्ट करते हो दूसरे प्रोडक्ट में और फिर बेचते हो। तो यहां पर आप प्रमोट करो ऐसी कोई चीज जो प्राइमरी सेक्टर से मिल रही हो, और प्राइमरी सेक्टर को आप फिर उसमें कन्वर्ट कर दो किसी सब प्रोडक्ट में और फिर आप उसको बेचो।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। नहीं भी बढ़ेगा तो आपके पास में जो अवेलेबल चीजें हैं उसका सही यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ऐसे में यहां पर इसने ये भी कहा कि आप कोई दूसरे वर्क को भी इनिशिएट कर सकते हो, केवल आप डिपेंडेंट मत रहो एग्रीकल्चर पे। आप एनिमल रेयरिंग करो, हॉर्टिकल्चर करो, या फिर और कोई दूसरा लाइव स्टॉक से कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऐसे में आपको जॉब्स मिलना पॉसिबल है, आपको रोजगार मिलना पॉसिबल है। तो ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे कल। आपको आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया होगा, समझने की कोशिश करना। मैं चाह रहा था कि जल्दी इसको कंप्लीट करें, क्योंकि बच्चों का फर्स्ट टर्म आने वाला है, और फर्स्ट टर्म के पहले पहले हमें सारा कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, कई सारी और चीजें हैं। सो कोर्स तो कंप्लीट है, तो चैप्टर तो कंप्लीट है, आपको करना क्या है, आपको इसको रिवाइज करना है। प्रॉब्लम आएगी तो पूछना है। कल हम क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, कमेंट में बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।